दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों सबसे पहले आज कुछ सवालों को तलाशते हैं और उसके बाद फिर उनके जवाब देखे जाएंगे। तो दोस्तों साल 2023 आ चुका है और फरवरी 2024 से लोकसभा चुनाव अपने रंग में पूरी तरह से आ चुका होगा। विपक्ष की भी तस्वीर साफ हो चुकी होगी और भारतीय जनता पार्टी की भी। यानी एक तरह से देखें तो अब लोकसभा चुनाव को सिर्फ 12 महीने का वक्त शेष बचा है। लेकिन उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 5 राज्यों में भाजपा की सरकार है। अगर जम्मू कश्मीर को भी मिला लें तो चुनावी राज्यों की संख्या 10 हो जाती है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती होंगे। आपको बताएंगे कि बीजेपी के लिए ये विधानसभा चुनाव क्यों और कैसे मुसीबत बनने वाले हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने सीधे तौर पर 5 राज्यों से चुनौती बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में नया जुड़ा है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी बीजेपी से बगावती हो चुके हैं। वरुण गांधी बीजेपी से पीलीभीत से सांसद हैं। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। बीजेपी वरुण गांधी के इस बयान पर तिलमिलाई हुई है और चर्चा यह भी है कि वरुण जल्दी ही कांग्रेस की सवारी कर सकते हैं। यूपी में बीजेपी के लिए खतरे का दूसरा कारण ओबीसी समाज की नाराजगी। निकाय चुनाव में आरक्षण के नहीं मिलने को लेकर ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश में खासा नाराज है। ये वही ओबीसी वर्ग है जिसने मोदी को 2019 में 44% वोट किया था। दूसरी तरफ उपचुनाव में जीत से उत्साहित सपा और आरएलडी गठबंधन ग्राउंड पर तेजी से काम कर रहा है। शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सपा आरएलडी ने 2024 से पहले पूरी तरह से घेरने का प्रबंध कर लिया है। वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के जिन 4 जिलों से होकर गुजर रही है, वो भी बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। यानी यूपी में कांग्रेस, सपा और आरएलडी गठबंधन का पूरा फोकस बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्वस्त करने की है। दोस्तों ये वही पश्चिमी यूपी है जहां 2019 में बीजेपी काफी कमजोर साबित हुई थी। अब आते हैं उन राज्यों पर जहां बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। दरअसल 2023 में बीजेपी के लिए इसलिए भी चुनौती है क्योंकि 5 राज्यों में उसे अपनी सरकार बचानी है, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में भाजपा अपने दम पर सत्ता में है, जबकि नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन में है। दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि बीजेपी वहां कैसे और क्यों खतरे में है। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश का सीटों का गणित समझ लीजिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 230। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है 116 सीटों का। साल 2018 के चुनाव में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं। बीजेपी 109 पर ढेर हो गई थी। 2 सीटें बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थीं। यानी कि कांग्रेस ने इन्हीं 7 की मदद से अपनी सरकार बनाई थी और कुल 180 सीटों के साथ कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में पलटी मार ली
अपने साथ 1.5 दर्जन विधायकों को लेकर वो बीजेपी में चले गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान। यानी कि बहुमत तो दरअसल कांग्रेस को ही 2018 में भी मिला था। अब आपको बताता हूं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में क्यों फंसी हुई है। पहला कारण, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में पलटी मार कर गए थे, उनकी बहुत ज्यादा बीजेपी में चल नहीं रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर जो सिंधिया के विधायक हैं वो परेशान हैं। सिंधिया खेमे के ये विधायक जल्दी ही पलटी मारने की फिराक में हैं। दूसरा कारण, बीजेपी इसलिए भी घबराई हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान की धुर विरोधी उमा भारती फिलहाल पार्टी से खुलकर बगावत के मूड में हैं। उमा भारती जिस लोध कम्युनिटी से आती हैं वो मध्य प्रदेश में लगभग 9% है और 29 में से 13 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, जबकि विधानसभा की 65 सीटों पर यही लोध वोटर जीत और हार तय करता है। फिलहाल आप उमा भारती का ये बयान सुनिए। मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। तीसरा कारण, प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं ने जिस तरह से पार्टी की ऐसी तैसी कर रखी है उससे मध्य प्रदेश के एससी वोटर में ज्यादा नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार को लेकर जो पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के लिए एक और खतरा है। और अब बात करते हैं दूसरे चुनावी राज्य कर्नाटक की। यहां भी लोकसभा चुनाव से पहले 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा है कि जिन रेड्डी ब्रदर्स ने कर्नाटक में बीजेपी को पहली बार स्पेस दिलाया, बीजेपी को स्थापित करने का काम किया, वही रेड्डी ब्रदर्स बीजेपी से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। ऊपर से अगर जाति के हिसाब से भी देखें तो वहां लिंगायत और वोक्कालिगा वोटर निर्णायक भूमिका में है और इन्हीं पर ओबीसी में रिजर्वेशन का पेच फंस गया है। दरअसल बीजेपी ने 29 दिसंबर को पंचमशाली लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय का रिजर्वेशन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने की इस घोषणा में कई उपजातियां इसमें शामिल होने से रह गई थीं और आरक्षण की घोषणा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से नाराज चल रहे हैं। वहीं बोमई सरकार पर कमीशनबाजी के आरोपों के चलते उसे आने वाले चुनाव में तगड़ा झटका लगने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, कर्नाटक में अभी बीजेपी के फिलहाल 121 विधायक हैं और कांग्रेस के 69। यानी बीजेपी कर्नाटक में एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी और कमीशनबाजी से जूझ रही है और दूसरी तरफ बगावत से। ऐसे में 2024 से पहले नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की। वहां से विधायक बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों में कूद रहे हैं। दोस्तों, त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें आती हैं और आने वाले मार्च में यहां चुनाव होने हैं, यानी अगले महीने ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। साल 2022 के आखिर तक बीजेपी के 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस वहां पर वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की
तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी के हाथ पैर फूल चुके हैं। फिलहाल अमित शाह 5 जनवरी को वहां रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी सत्ताधारी दल के विधायक अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हालात कितने बुरे हैं ये समझ सकते हैं। और आखिर में बात उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि बीजेपी को चुनाव क्यों डरा रहे हैं। दोस्तों, लोक नीति CSDS के एक सर्वे के मुताबिक जिन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां 5 सालों में बेरोजगारी और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। औसतन 75% लोगों ने बेरोजगारी और 85% से ज्यादा लोगों ने बढ़ती कीमतों की बात मानी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय फैक्टर ज्यादा मायने रखता है और यही वजह है कि जिन राज्यों में भाजपा अंदरूनी कलह से जूझ रही है वहां उसे ज्यादा परेशानी हो रही है। आप हिमाचल प्रदेश का ताजा उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। दोस्तों, ये तो वो 5 राज्य थे जहां बीजेपी सत्ता में है और अब उन 4 राज्यों की बात जहां पर क्षेत्रीय दल हावी हैं उनकी हुकूमत चलती है। तेलंगाना में TRS की सरकार है। TRS अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। TRS के जो नेता हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KCR, वो बड़ी जीत हासिल करके खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ MNF, NDPP और NPP के लिए भी ये साल महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार मायने रखता है और इसीलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूती में है नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है। 2024 से पहले उसके सामने चुनौती 2023 से निपटने की है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।